नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। टैरिफ, युद्ध और स्लोडाउन की चुनौतियों के बीच भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ब्राइट स्पॉट और ब्राइट स्टार है। ये बात कई दिग्गज इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं और इसकी वजह है भारत की इकोनॉमी की तेज रफ्तार, जो तमाम चुनौतियों के बावजूद एक उम्मीद की किरण जगाती है। चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन पहले दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी और फिर टॉप इकोनॉमी के शिखर पर भी नजर है। आज करेंगे इसी पर खास चर्चा। जी हाँ, भारत की इकॉनमी चौथे नंबर के करीब है और जल्द तीसरे पर पहुंचेगी। और जैसा हम कह रहे हैं, हम बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज जीडीपी के नंबर्स भी आए। तो सबसे पहले जरा जीडीपी के नंबर्स को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। कहां बेहतरी नजर आई, कहां पर कमजोरी आपको नजर आई, ये जरा सबसे पहले देखिए। तो आप अगर नंबर्स पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अनुमान था उससे बेहतर नजर आए। जीडीपी ग्रोथ जो चौथी तिमाही में नजर आई है वो 7.4% नजर आई है, जबकि अनुमान 6.8% था। अब इसको अगर हम सालाना आधार पर तुलना करें तो यहां पर हमें जाहिर है तमाम चुनौतियों के बीच एक घटोतरी नजर आ रही है। 8.4% से घटकर सालाना आधार पर 7.4% पर पहुंची है। लेकिन जिस तरह की चुनौतियां हैं उसमें यह नंबर काफी हौसला बढ़ाते हैं। अब सबसे जो कंसर्निंग नंबर हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग के। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर, आपको याद होगा, जो हमेशा से जॉब क्रिएशन और बाकी चीजों पर फोकस करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 11.3% से बढ़कर सालाना आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4.8% पर आई है। लेकिन वहीं कंस्ट्रक्शन के फ्रंट पे अच्छी खबर यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 8.7% से बढ़कर 10.8% पर सालाना आधार पर पहुंची है। वहीं अगर हम बात करें एग्री सेक्टर की तो यहां की ग्रोथ बहुत ही शानदार है। Q4 में एग्री सेक्टर की ग्रोथ लगभग 1% से जंप कर अब पहुंच चुकी है 5.4% पर। याद रखिए, सालाना आधार पर जो पिछले साल 1% पर थी वो बढ़कर 5.5% के करीब बनी। और ये बड़े एक्साइटिंग नंबर हैं, खासतौर पे एग्री सेक्टर की ग्रोथ को दर्शाते हुए। माइनिंग सेक्टर में भी यही आलम नजर आया है। लगभग 1% की ग्रोथ हमने सालाना आधार पर देखी थी, वहां पर 2.5% की ग्रोथ उछाल जो है वो देखने को मिला है। और कहां कंसर्न है, सर्विसेज सेक्टर की अगर हम देखें ग्रोथ तो यहां पर एक नॉमिनल डिक्लाइन हमें नजर आया है। 7.8% से घटकर 7.3% पर सालाना आधार पर आई है। और इसके अलावा हम बाकी बात करें तो जीवीए ग्रोथ की, तो यहां पर जो है वो 7.3% से घटकर 6.8% पर आई है। तो ओवरऑल ये तमाम नंबर्स और तमाम आंकड़े और सरकार भी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जो तमाम जीडीपी के नंबर्स हैं उनको इन ग्राफ के जरिए भी सरकार की ओर से प्रदर्शित किया जा रहा है। और ये सारे नंबर्स को आज हम डिकोड करेंगे। इसके अलावा हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारे रिश्ते और जो बड़े लक्ष्य हैं उनकी ओर बढ़ते हुए किस तरह हम आगे चल रहे हैं, इन सभी पर बातचीत करेंगे। चलिए, इन सब के बीच में मैं इस वक्त बढ़ूंगा अपने खास एक्सपर्ट की ओर। और हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सिन्हा सर, जाहिर सी बात है कि सवाल यही उठता है कि एक तो तमाम चुनौतियां जो हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से लगातार चैलेंजेस पूरी दुनिया बदल रही है, उन सब के बीच में भारत एक ब्राइट स्टार
ब्राइट स्पॉट है। ऐसा नहीं है कि हमारी चुनौतियां नहीं हैं, हम नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं जा रहे हैं, हम लगातार हमारे जो ट्रेडिंग रिश्ते हैं वो बदल नहीं रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे डेंट हमें लगते हैं। उसके बावजूद इस तरह के नंबर्स लाना, इस तरह से खुद को सस्टेन करना। योर फर्स्ट रिमार्क सर। प्रशांत जी, देखिए, मेरा पहला रिमार्क है जो इंडिया की एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड है और उसकी भविष्य है सारे पैरामीटर, जो कि एक लेमैन, क्योंकि मैं अपने को लेमैन मानता हूं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं मगर थोड़ा पैनी नजर रखता हूं, तो उसके अनुसार, उस लेमैन के अनुसार उसकी जो समझ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो हम जनरली इकोनॉमिक पैरामीटर में कहीं फंस जाते हैं और फिर उस आंकड़ों में फंस करके हम रह जाते हैं। आप ओवरऑल लेंगे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है जिस तरह से चीजें हुई हैं। ये वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे नैरेटिव्स आते हैं, और नैरेटिव खास करके आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड में वो नेगेटिव, वो नैरेटिव्स ऐसे पैदा किए जाते हैं कि किसी को भी आप डाउन कर दीजिए, किसी को भी आप कर दीजिए। तो उनसे यदि हम छोड़ दें और अपने अपने तरीके से, एक लेमैन के तरीके से इसको हम समझें, तो सबसे बड़ी जो मैं मीट मानता हूं कि देखिए, दो तीन चीजों के ऊपर में बहुत ज्यादा इकोनॉमी डेवलप होती है। यदि आप देखिएगा, एक जनसंख्या है, एक क्षेत्रफल है, और आपके रिसोर्सेस, और वो पॉपुलेशन किस तरह की है। यदि भारत की पॉपुलेशन, में तीन देशों का नाम लूंगा बीच में, उसमें यदि आप भारत को लें, चाइना को लें, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को लें, तो हम लोग तो एक पॉपुलेशन के अनुसार 1.41 चाइना का है, तो 1.46 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, और 34 करोड़ केवल यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका। क्योंकि ये तीन हम पैरामीटर को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि है क्या, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का जो जीडीपी है, आप कहाँ पहुंचे हैं। जनरली हम जीडीपी का परसेंटेज पे देखते हैं कि टोटल क्या है, कितनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम कहाँ पहुंच पाएंगे, कब क्रॉस कर पाएंगे। मेरे अनुसार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्षेत्रफल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप रशिया के संदर्भ में लें, क्योंकि पॉपुलेशन उसकी पाकिस्तान से भी कम है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, तो वो 18-19 करोड़ के आसपास में, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो उसको एक्सप्लॉइट आप नहीं कर पाते हैं। मगर यहाँ पर जो आप पॉपुलेशंस आपको देता है, और भारत की जो डोमेस्टिक ये जो इकोनॉमी है, वो आपको तीसरे चौथे नंबर पे लेके आई है। ये केवल भारत के अंदर की इकोनॉमी, बाहर बाहर का कितना योगदान रहा है, हम कितना एक्सप्लॉइट कर गए, कर पाए हैं ग्लोबली, वो तो कुछ परसेंटेज मैं मानता हूं। आपने जिस तरह से बताया कि एग्रीकल्चर में 5.4% जंप है, तो हमारी जो जर्नी है इकोनॉमी की, प्रशांत जी, जो मैं समझता हूँ, वो जर्नी आपको, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद से ये चली है, और वो कहीं थम नहीं रही है, और वो थमेगी भी नहीं। क्योंकि आपके, यदि आप देखेंगे किसी भी देश की जो पॉपुलेशन, हमारे सबसे बड़ी जो धरोहर है, वो आपके 65% जो यूथ हैं, वो जो कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो कर रहे हैं। हम ये केवल ये मानते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने, देखिए ये यूथ जो भी आ रही है, मैं तो इस जगह रहता हूं जहां उनको मैं डेली देखता हूं, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के यूथ हैं, वो कर क्या रहे हैं, और उनकी जो पर कैपिटा इनकम एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, कितनी उनकी एम्बिशंस हैं, और कहां से कहां जा रहे हैं। तो छलांग बहुत बड़ा है, और मेरा ओपनिंग रिमार्क तो यही रहेगा। तरीके से ना आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में तमाम चीज़ों को बताया, जहां क्रिटिकल होकर देखना चाहिए उस पर भी आपने रोशनी डाली। इस बीच दो और बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ एससी रल्हान साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फियो से। रल्हान सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल हैं, प्रोफेसर ऑफ फिनांस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिनांस से। तो प्रोफेसर यामिनी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। जीडीपी के नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, लेकिन कंसर्न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को है, जिसको मैंने रेज भी किया कि सबसे जो है वहाँ पर एक डेंट हमें लगता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की इस सस्टेनेबल ग्रोथ को आप कैसे देख रही हैं, और कहाँ कंसर्न्स बन रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, पर जो मेजर चैलेंजेस हैं
इकोनॉमी की तरफ वो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअसली भारत में काफी हद तक कोशिश की जा रही है कि जो है बेरोजगारी को कम किया जाए। पर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जहां तक हम बात करते हैं, लोग यही समझते हैं कि अगर सरकारी जॉब्स हैं तो एम्प्लॉयमेंट है, जिसके तहत अगर सरकारी जॉब मिलती है तो लोगों को लगता है कि वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती हैं। और जो यंग पॉपुलेशन है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो एम्प्लॉयमेंट को सरकारी जॉब्स के माध्यम से ही देखता है। और क्योंकि वो नहीं अभी हो रही या उपलब्ध नहीं है या उतनी भरी नहीं जा रही, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत सीरियस कंसर्न रहता है। साथ ही साथ जो ओवरऑल पॉवर्टी लेवल्स हैं या स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, वो जो है आपने देखा होगा रिडक्शन लेवल्स पर है। लोगों के पास इतनी आय नहीं है कि वो खर्च कर सकें। और जो एक्सपेंडिचर्स पिछले 5-10 साल से अगर हम देख रहे हैं तो वो सरकार की तरफ से ही नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ ये दो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस नजर आते हैं। लेकिन जो है देखा जाए तो ग्रोथ नजर आ रही है। जैसे आपने कहा कि भारत एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ है। और आगे भी आके जहाँ पे एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें डिफेंस की तरफ से, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा होंगे और इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स होगा, और जो स्मॉल कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है, इनको एक्सपोर्ट्स मिलेगा। उससे सीधा सीधा असर जीडीपी की ग्रोथ पे पड़ता है और जीडीपी की ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद रहती है, जिसके तहत वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनने की तरफ जाता है। तमाम इंसाइट्स जो हैं वो इशारा करते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। रिलान सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारत के जो ट्रेडिंग पार्टनर को, मतलब आंकड़ों में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लगातार जी वो बना हुआ है। वहीं चीन के साथ रिश्ते नरम गरम हैं, बीच में चीन ने भी वो हैसियत पाई थी। लेकिन इस बदलती दुनिया में जो कारोबारी रिश्ते हैं, जो ट्रेडिंग पार्टनर वाले रिश्ते हैं, उसमें आप क्या बदलाव दिख रहे हैं और कितना बड़ा फैक्टर है, या भारत की रणनीति जो है इस लिहाज से फिलहाल आपको कैसी नजर आती? ऐसे है कि जिन्होंने अमेरिकन ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइना में, बहुत से इन्वेस्टर्स की कॉल आ रही है, जूम पे मीटिंग हो रही है, दे आर इंटरेस्टेड टू कम टू इंडिया। मतलब द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तो मेरे ख्याल में अमेरिका विल बी वेरी गुड ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना से थोड़ा मोह भंग हो रहा है इंडियंस का। बाकी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैडम ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं बहुत हैरान होता हूँ जबकि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत लोग बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं ये बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, यूपी और साउथ में लोगों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। पंजाब में इस वक्त एवरेज 25 to 30% वेकेंट पोस्ट हैं, भर नहीं रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है ये हमें नहीं दिखाई दे रही। हमें तो आदमी नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो आपके सवाल के साथ मैं पहुंचूंगा और इस पे प्रोफेसर यामिनी से जवाब लूंगा। लेकिन इन सब के बीच में के सिन्हा सर, भारत की इकोनॉमी की और ख़ास तौर पे डिफेंस क्षेत्र का जो दम है वो कैसा लग रहा है? मतलब इसी किसी से छुपा नहीं, लेकिन अगर स्पष्ट लहजे में हम जानना चाहें तो बताइए कि ये किनकी आंखों में चुभ रहा है और किनकी आंखों में चुभ सकता है। मतलब ये जो बदलती हुई दुनिया है उसमें अब अलाइज के भी मायने बदल रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, डिफेंस सेक्टर में जो दबदबा था, जो हमें सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का, और जो उसकी मिलिट्री इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम, जो वो एक सशक्त थी, उसको बनाया गया था उस तरह से, और उसने दबदबा बनाए रखा। चाइना आया है, रशिया का अपना है,
तो देखिए, जो आज के दिन में आपने पूछा है, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आप बात कर रहे थे कि 8.7 से तकरीबन आप कह रहे थे कि शायद वो थोड़ा नीचे गया है। देखिए, क्या हुआ था कि 2025 में हमने एक टारगेट रखा था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस का, और $5 बिलियन का एक तकरीबन टारगेट रखा गया था। उसको तो हम 3 साल पहले ही क्रॉस कर गए। तो इसकी जो संभावनाएं हैं, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारतीय जो भी हमारी तकनीकी थी, उसका एक आपने बैटल फील्ड में उसका ये देखा है वैल्यूएशंस, वो इतनी कारगर हुई है कि इतनी मांग है। केवल आप ब्रह्मोस को देख लें, 71 कंट्रीज मांग रही हैं आपसे ब्रह्मोस। हमने 7 अभी उसके यूनिट्स लगा दिए हैं कि ये उसकी पहले क्षमता थी प्रोडक्शन की तकरीबन 100, वो हमने 3 या 4 गुना बढ़ा रहे हैं। तो स्काई इज द लिमिट। और देखिए, आज ही यदि आप देखेंगे, हमारा प्रधानमंत्री कानपुर से बोल रहे थे, उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर की बात की कि जहां से लोग छोड़कर जा रहे थे वहां पर अभी डिफेंस। देखिए, इतनी बड़ी आपकी जो है, केवल भारत जो छलांग लगाएगा इसी बल पे इतना बड़ा छलांग लगा सकता है, और उसने करके दिखा दिया है। यह हमें बोलने की अब जरूरत नहीं है कि आकाश ले लो, आकाश तीर ले लो, लोग आपके पास आएंगे। और आपने देखा अभी एमका की बात हुई, जो हम 5.5 जनरेशन इसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारी प्राइवेट सेक्टर, और ये प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का दोनों का समावेश हो रहा है। प्रोफेसर साहबान के पहले एक साहबान जो बात कर रहे थे, मैं उनसे टोटल सहमत हूँ। देखिए, ये जो हम लिख के पढ़ाते हैं इकोनॉमी को, और जमीन पे आप देखते हैं एब्सोल्युटली दो सिस्टम है, ये नहीं चलेगा। अभी मैं भी यही मानता हूं कि लोग इतने ज्यादा आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इतने स्टार्टअप हो चुके हैं, छोटे छोटे इन्होंने अपनी रोजगार कर लिए। मैं उस जगह रहता हूं, यूपी के उस जगह में, जहां पर यदि आप मांगेंगे कि नहीं आपको कोई मिल जाए, क्योंकि हमारी भी दो हमारे फैमिली से बिजनेस चलती है, लोग आपको नहीं मिलेंगे जब तक, क्योंकि वो खुद इतने ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जमाना जो आया है, इसकी भले ही कुछ खराबियां हों, मगर लोगों को इतनी ज्यादा आप विश्वास नहीं करेंगे, जो लड़के पढ़ नहीं सकते वो आजकल कंप्यूटर में, और मैं अमेरिका में, मेरा बेटा तो उधर गोल्डमैन सैक में एआई को देखता है, मैं वहां जाके मैं उनके साथ देखता हूं, आकाश और जमीन का अंतर है हमारी। और इसको हमने कोई फॉर्मल तरीके से नहीं अचीव किया है, और हम यदि इसको, क्योंकि हम पहचानते नहीं है। आप ऑपरेशन सिंदूर में जैसे अपने को पहचाना कि हमारे ये कैपेबिलिटी है, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम पहचाना, जिसको चाहे जितने भी संस्थाएं हैं बाहर का, चाहे वो उसको आपको दबाना चाहता है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 80% तो लोग हैं ना, मगर वहां पहुंच नहीं रही है। मगर वहां पर अब मैकेनाइजेशन आ रही है, वो वहां पर रोबोटिक आ रहे हैं। आपके आयाम यदि आप स्पेस पे देख लीजिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे देख लीजिए, हमारा एयर पावर का जिस तरह से हम शिप खुद बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स कौन बनाता है, और वो चीप बना रहे हैं। मैं आप जब स्पेस पे जा करके आप लैंड करते हैं मून पे, और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप सैटेलाइट इतनी इतनी कम पैसे में छोड़ेंगे, तो अभी तो आयाम शुरू हुए हैं, लोग भाग करके आ रहे हैं। ये रफ्तार तो अभी शुरू हुई है। मेरे पास समय कम है, और प्रोफेसर, जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में सवाल उठता है कि बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या इशारा कर रहे हैं। मतलब जीडीपी के नंबर्स और बाकी चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे देखा जाए? ये देखिए, जीडीपी के बाद एक इकोनॉमिक इंडिकेटर जो जरूरी होता है वो है इन्फ्लेशन, और जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं जो खासतौर पे ट्रेड की तरफ से देखे जाएं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशंस हैं, खासतौर पे ट्रेड जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी इफेक्ट होती हैं। इन्फ्लेशन जहां तक अगर आप देखें तो काफी हद तक दायरे में है, 4% के आसपास माना जा रहा है, और जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो थोड़ा डिसलरेट हुआ है, कम आया है, पर 6% से ऊपर ही माना गया है। जहां तक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशंस की बात है, फॉरेक्स रिजर्व्स आपके पास सफिशिएंट हैं टू टेक केयर आपके आगे के इंपोर्ट्स देखने के लिए कुछ महीनों तक, जितने जो हाईएस्ट लेवल है उस पर है।
और जो ओवरऑल फॉरेन रिलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मायने रखते हैं इस ट्रेड के लिए और आगे के समझौतों के लिए। बहुत सारे मुद्दे उठे हुए हैं जिसके तहत ये इन्फ्लुएंस होते हैं और हर क्षेत्र में इन्फ्लुएंस होते हैं और हर एक देश के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, खास तौर पे जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं या जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। तो देखा जाए तो ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी हद तक जो है मैटर करते हैं, पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके प्रायोरिटीज़ हैं इकोनॉमी की या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो जो है इन इंडिकेटर्स में रिफ्लेक्ट। तमाम चीजें हैं, थोड़ा सा जहां पर हमें क्रिटिकल होकर देखना चाहिए वो भी देखना होगा। एक चीज रलान सर मैं आपके पास आना चाहूंगा और जो मायने भी रखती है वो है पर कैपिटा जीडीपी। कुछ लोगों का मानना है कि हमें इसे कहीं ना कहीं शामिल करके देखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को देखना होगा। इस फैक्टर को कैसे एनालाइज किया जाए? जीडीपी ग्रोथ तो इंडिया की बढ़ रही है, इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और मेरे ख्याल में क्योंकि एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं इस वक्त ये बढ़ेगी जीडीपी, क्योंकि हमारा अंदाज़ा ये है कि एक्सपोर्ट इस साल $1 ट्रिलियन पे पहुंचने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है, तो अगर 20% ग्रोथ सर्विस सेक्टर में होती है और प्रोडक्ट में 12% होती है, तो हम बड़े आराम से $1 ट्रिलियन बढ़ेंगे। तो ग्रोथ तो इंडिया की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है इंडिया के, तो जीडीपी भी बढ़ेगी। चलिए, लेकिन आपको चैलेंज कहां दिखता है? चैलेंज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बड़ा चैलेंज है द सप्लाई ऑफ पावर। वी आर स्टिल नॉट पावर सरप्लस। हालांकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ला रही है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये पावर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेबर का बहुत बड़ा फैक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बहुत है, क्योंकि इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन लेबर नहीं मिल रही है, स्किल्ड आदमी नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। ऑर्डर्स की पोजीशन जैसे अमेरिका से अभी काफ़ी अच्छी आ रही है, अमेरिका से, तो आई थिंक द चांसेस ऑफ जीडीपी इज मोर। ये तमाम बातें हैं जिनको समझना होगा। एक आखिरी रिमार्क के साथ जाहिर सी बात है कि मैं के सिन्हा सर के पास आऊंगा। के सिन्हा सर, रिकमेंडेशन आपको लगता क्या है कि जहां सुधार की आवश्यकता है? देखिए, जो आपने पहले इस क्वेश्चन पर कैपिटा जीडीपी का, तो उसके ऊपर में मेरी चिंताएं हैं। देखिए, इंडिया की है 2.88 थाउजेंड डॉलर, ये हमारी इंडिया की है। अमेरिका का यदि ले तो 89.11 थाउजेंड डॉलर, ये देखिए कितना बड़ा है। सबसे 10 इकोनॉमी को आपको लेंगे तो लास्ट यदि ब्राजील को लेते हैं तो 9.96 ये थाउजेंड डॉलर का है। हमारे लोगों को मैं मानता हूं, ठीक है, हम जमा भी करते हैं पैसे को खर्च करने की, और वो आएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी गतियां बढ़ रही हैं और चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा हम यदि आप चाइना का लेते हैं तो 13.69 ये थाउजेंड डॉलर है। मेरे को यही एक जगह लगती है कि थोड़ा सा शायद हम पीछे रह जाते हैं, जो पर कैपिटा जीडीपी हम जब बात करते हैं उसके ऊपर जो है, ये एक बहुत बड़ा डिवाइड है। अदरवाइज सारे पैरामीटर्स यदि आप मेरे को मानेंगे, दीज आर मैनेजेबल एंड वेरी गुड, वी कैन लीवरेज। मगर इसको थोड़ा लीवरेज के लिए आप लोगों के जैसे चैनल है, लोगों को ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, और लोग इनको जैसे ही समझेंगे, क्योंकि एक दो चीज है, आप यदि कम खर्च करते हैं या बचत पे ज्यादा ध्यान देते हैं या आपका जो भी फैक्टर है जिसके कारण नहीं होता है, तो
आपको एक तो इनहेरेंट सिक्योरिटी देता है, जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं या मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, मगर जो बिल्कुल। मिडिल और इनकम ग्रुप चिंता को इस यदि बात की है कि मतलब हम जिस स्तर पे हैं कम से कम इस पर कैपिटा जीडीपी के मामले में, वो बहुत से ऐसे देश हैं जिनसे हम नीचे हैं, और वो चिंता है। इसे थोड़ा हमें कहीं ना कहीं इस पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे के सिन्हा सर, इसके साथ ही प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, आपके भी तमाम इनसाइट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एस सी रलान सर, आप भी हमारे साथ जुड़े, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आगे भी आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, चिंताएं रहती हैं, हर इकॉनमी के अपनी कुछ चुनौतियां हैं, अपनी कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से अपनी रफ्तार पर कायम है, अपनी तमाम मुश्किलों, अपनी चुनौतियों को धीरे धीरे दूर कर रहा है और अब बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल स्पॉटलाइट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।